ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो लास्ट लेक्चर हमने छोड़ा था इसी पॉइंट पे आके हमने छोड़ा था। तो मैं अगर यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं जो मैं ओवरऑल समराइज यहाँ पे करना चाह रहा था, ड्यू टू सम रीजन मैंने उसको प्रॉपरली लास्ट लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर पाया। तो मैं आपको यहाँ पे यही चीज बताना चाह रहा था कि आप ये ग्राफ देख के क्या बता सकते हो कि आप कभी भी टोटल प्रेशर जो किसी भी लिक्विड सॉल्यूशंस का निकालना है ना, आप उसमें किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात नंबर 1, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अगर कभी भी अगर मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसको मैं आपको यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा हूं कि द टोटल वेपर प्रेशर over the liquid solution can be related with the mole fraction of any one component किसी भी एक कंपोनेंट के टर्म में आप टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको कि आप शायद देखे होंगे कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 की हमारी वही कहानी मेरे ख्याल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा आप क्या यहाँ पे देखते हो कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन आपको किसी भी कंपोनेंट का वेरी करते जाता है, तो आपको टोटल प्रेशर आपको लीनियरली आपको वेरी करना होता है। शायद आप इस ग्राफ को देख के ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से दूसरा पॉइंट आपको क्या लिख के बता सकता हूँ कि टोटल प्रेशर, that is total pressure of solution very linearly, आपको linearly vary करता है with increase in mole fraction। बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, शायद आप ये दोनों चीज देख के आप इजिली इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप समझना, एक बार ऑब्जर्व करना। ये जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था इसी को मैंने यहाँ पे लिखना बता दिया, और मैंने इसमें कुछ नया चीज आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं बताया हूं आपको। यहां तक सही है ना। तो अब मैं अगर आपको इसके बाद की बात बताना शुरू करूं, अब ये से यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया, इसको समझ ही लिया कि ये क्या है हमारा, इसको कैसे अप्लाई किए। तो आपने ये ग्राफ को एक चीज रीड आउट करना यहां तक आपने शुरू कर दिया कि आपको कोई भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे जब आपके वॉलेटाइल कंपोनेंट आपको अगर मिक्स किए हुए हो, तो उस केस में क्या हमारा तरीका होता है, उसको हमने पढ़ना यहाँ पे सीख लिया। यहाँ तक सही है। चलिए, अब आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यहाँ पे सीखने का जरूरत पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखने का जरूरत पड़ता है, जिसको मैं यहाँ पे आपको क्लियरली अगर लिख दूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। दैट इज रिलेशन बिटवीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, रिलेशन बिटवीन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको बहुत अच्छे से समझना। एक बार आप समझ लोगे तो फिर इसको बनाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी आपको इस टर्म में देखने को नहीं मिलेगा। यहां तक सही है। चलिए, यहां पे अगर हम लोग इसको समझाने, सबसे पहले आपको ये बोलना क्या चाह रहा हूं इसी को हम लोग पहले देख लेते हैं। मान के चलो आपके पास एक कोई भी कंटेनर मैंने बना दिया, ज्यादा ही बड़ा कंटेनर बन गया, मान के चलो एक छोटा सा कंटेनर बना दिया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैंने एक लिक्विड को फिलअप कर दिया। ये मान के चलो लिक्विड आपको दिखने में भी अच्छा लगेगा। ये आपको एक मैंने लिक्विड यहाँ पे आपको क्या है फिलअप किया हुआ है। बोलोगे बिल्कुल सही है, ठीक है। बड़ा ध्यान से सुनना, ये आपको बहुत ही आगे परेशान कर देगा अगर आप इसको नहीं समझोगे तो। लेकिन अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल भी गो थ्रू हो जाएगा आपकी इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपको इसको बताना शुरू करूं, मान के चलो ये आपने एक सॉल्यूशन को आपने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये आपको सॉल्यूशन दिखने में भी सॉल्यूशन जैसा ही लग रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं मान के चलूं कि यहाँ पे दो कंपोनेंट अवेलेबल है, मान के चलो एक कंपोनेंट ए अवेलेबल है और दूसरा कंपोनेंट बी अवेलेबल है, और दोनों आपके वोलेटाइल है, तो ऑब्वियस है कि इसके कारण से क्या होगा, इसके कारण ये होगा
कि यहाँ पे इसके ऊपर वाले पार्ट में शायद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आपको बनता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से इतनी देर से हम लोग यही तो कहानी पढ़ रहे हैं कि आपको आपके वोलेटाइल अगर कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान से सुनना एक करके। यहाँ पे अगर मैं एक एक करके आपको बात बताऊं कि मान के चल रहा हूं, आपको यहाँ पे एक दो बात बता रहा हूं कि सबसे पहले अगर आपको कभी भी, ये आपका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है कि अगर मैं इस सॉल्यूशन में ए के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करूंगा तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं किससे, एक्स ए से। ध्यान से सुनना। और मैं अगर इस लिक्विड सॉल्यूशन में बी के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करूं, इसको किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं, एक्स बी से। ध्यान से सुनना। इसका मतलब एक्स ए को मैं क्या लिख सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आपको क्लियरली लिख दिया हूं। और वहां से, यहां से मैं एक्स बी को क्या लिख सकता हूं, एक्स बी को दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज। ऑब्वियस है कि ये बी है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी अगर मैं लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए लिख दूंगा तो ये मेरे पास ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो यहाँ तक सही है, ठीक है। अब तुम सोचना, बड़ा ध्यान से देखना, बड़ा ऑब्जर्व करना कि अगर यहाँ पे यार वेपर प्रेशर होगा तो इसका मतलब यार पी ए के कारण भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर बन रहा होगा। ऑब्वियसली ये वोलेटाइल लिक्विड ए अगर है तो ये भी कुछ ना वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा पी ए, और ये बी भी आपको यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। तो इस वेपर में भी तो आपको ए का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा ना, ठीक है। ऑब्वियस है वहां पे अगर वेपर बना है ए का तो ए का कुछ कंपोनेंट तो उस वेपर में भी अवेलेबल होगा। तो इस केस में मैं अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज रिप्रेजेंट करना शुरू करूं तो इसका नोटेशन होता है आपको वाई ए। इसका मतलब ये क्या होता है, वाई ए क्या होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन किस फेज में, दैट इज वेपर फेज में। ये किस फेज में आपका प्रेजेंट है, दैट इज वेपर फेज में। और अगेन अगर पीबी का, ऑब्वियस है कि इस वेपर के केस में अगर हम देखेंगे कि बी का मोल फ्रैक्शन कितना अवेलेबल होगा तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज वाई बी से। तो आपको एक चीज तो जरूर समझ में आएगा कि वाई ए आपके वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट होगा, क्योंकि यार अगर ए वेपराइज हुआ होगा कुछ ना कुछ ए का कंपोनेंट तो वेपर में भी प्रेजेंट होगा ना, तो उस वेपर में ए का कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाई ए से, और वाई ए रिप्रेजेंट करता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। ये सबसे टिपिकल पार्ट होता है जो कि बच्चे बहुत गलती करते हैं, लेकिन आप एक बार समझ लोगे तो आपको इसमें कोई गलती देखने को नहीं मिलेगा। बोलोगे यहाँ तक सही है। तो मेरे ख्याल से ये स्टैंडर्ड नोटेशन देखना, कभी भी आपको वाई ए लिखा जाए इसका मतलब कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, वो भी किस फेज में, दैट इज वेपर फेज में वो बात कर रहा है आपसे, ठीक है ना, सही है ना। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, ठीक है। अब मैं देखो आपको यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट को आपको रिलेट करने के लिए बताऊंगा। ध्यान से सुनना, आपको एक दो चीज मैं आपको यहाँ पे रिलेट करने का आपको तरीका बताता हूँ। जैसे मान के चलो आपने एक बार शायद आपने पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि partial pressure of any component, let's this component be A, is equal to mole fraction of that component multiplied by total pressure। याद रखना, ये हम लोग ने शायद गैसेस स्टेट में ये ग्राहम्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने ये पढ़ा था, ठीक है, सॉरी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई होप कि यही वर्ड शायद हमारे पास था, तो इसको हमने अपने पढ़ा था। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन था और आपको क्या था, आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, शायद हमने ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे गौर से सुनना, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, एक चीज का कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे मान के चलो कि अगर मैं ये आपको मान के चलो कि ये
मोबाइल आपको सामने से आपको दिख रहा होगा, ये आपको एक पतला स्क्रीन इसका दिख रहा है और मैं इसको इधर से देख रहा हूं, आप उसको सामने से देख रहे हो। तो मैं इसको इधर से देखूं या आप उसको सामने से देखो, आपको दिखने में तो दोनों कॉमन ही होंगे, मतलब दोनों आपको सेम अपीयर होंगे ना। मतलब ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना कि आप अगर देखोगे कि यहां से कितना ए कंट्रीब्यूट किया आपको पीए को बनने में, जितना पीए आपका वेपर में बना होगा, और ये पीए जो वेपर बना होगा इसको आप किससे रिलेट करोगे, दैट इज रॉल्स लॉ से। इसको आप किससे रीड आउट करोगे, दैट इज रॉल्स लॉ से। तो ये जितना पीए क्रिएट किया होगा, जितना पीए यहां पे क्रिएट किया होगा, उस केस में आप उस पीए को, अगर मैं गैस के केस में एज्यूम करूं, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट एज्यूम करूं, तो उस पीए के लिए मैं आपको ये लॉ भी लगा सकता हूं, दैट इज डॉल्टन्स लॉ भी लगा सकता हूं। बिल्कुल सही है। अगर मैं बी के लिए पी भी निकालू करूंगा यहां से यहां तक, इसका मतलब यहां पे कौन सा लॉ लगाऊंगा, बोलोगे रॉल्स लॉ। लेकिन अगर मैं उस वेपर में, उस गैस फेज में अगर पीबी को निकालना शुरू करूंगा, तो उसको मैं किस लॉ से अप्लाई कर सकता हूं वहां पे, बोलोगे सर वहां पे आप डाल्टन लॉ भी लगा सकते हो। बोलोगे बस काम खत्म हो गया। बोलोगे कैसे काम खत्म हो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं यार, काम शुरू मतलब कुछ समझे ही नहीं अभी तक। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कॉन्सेप्ट कि अगर मैं कंपोनेंट ए को कंसीडर करूं, तो कंपोनेंट ए को अगर आप कंसीडर कर रहे हो ना, जो कि आपके वेपर फेज में रह रहा होगा ना, तो वेपर फेज में आपको जितना वेपर लिक्विड से बन रहा होगा, वहां से जो आप पार्शियल प्रेशर निकालोगे और जो आप डाल्टन्स लॉ लगा के उस वेपर में जो पार्शियल प्रेशर निकालोगे, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि दोनों तो आपको एक ही कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है ना। जैसे वही मैं बताया ना कि ये मोबाइल आप उधर से देख रहे हो, मैं इधर से देख रहा हूं, लेकिन देख तो मोबाइल को ही रहे ना यार, लेकिन ये चीज तो आपको सेम ही होगा ना। तो आपको अगर कंपोनेंट ए के लिए बोला जाए ना कि आप इसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हो, क्या इसमें आप बता सकते हो, तो आप बोलोगे मैं कुछ नहीं, इसमें क्या लगाऊं कि मैं ए के लिए रॉल्स लॉ को इक्वेट कर दूं किसके साथ, दैट इज डाल्टन्स लॉ के साथ। बोलोगे ठीक है, इसको ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा, क्या मैं ए में अगर रॉल्स लॉ लगाऊंगा तो आप इसको बोलोगे कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलोगे सर पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा ना। लेकिन अगर मैं डाल्टन्स लॉ आपको पीए के ऊपर लगाऊंगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कि टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। क्या मैं ये लगा सकता हूं, बोलोगे बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या मैं यहां से वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन वाई ए कितना होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग ये नहीं लगा सकते हैं, दैट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई पीटी। क्या मैं ये लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। बोलोगे ठीक है। तो आप देखो, क्या आपने मोल फ्रैक्शन जो वेपर फेज में था और मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में था, क्या उसके बीच में आपने एक रिलेशन निकाल लिया क्या, बोलोगे बिल्कुल आपने निकाल लिया। ठीक है। क्या मैं कंपोनेंट बी पे भी ये लगा सकता हूं क्या, अगर मैं बोलूं कि कंपोनेंट बी पे अगर मैं देखूं, अगर कंपोनेंट बी पे भी अगर मैं रॉल्स लॉ लगाऊं, तो पी बी आपको जो क्रिएट हुआ होगा वो किसके कारण से हुआ होगा, बोलोगे कि सर पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। ये कहां से आया, रॉल्स लॉ से। और इस वेपर फेज में अगर पीबी को कैलकुलेट करना शुरू करूं डाल्टन्स लॉ से, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये पीटी मल्टीप्लाइड बाय वाई भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ही डाल्टन्स लॉ के फॉर्मूले से आपको पार्शियल प्रेशर देता हुआ नजर आता है। देखा से ये बात आपको पता होगा। तो मैं अगर यहां से वाई बी के वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाय पीटी। क्या ये फॉर्मूला आता हुआ आपको नजर आ जाएगा, बोलोगे बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको आता हुआ नजर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, तो इसको आप एक बार जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आपको व्हाट इज द, इनफैक्ट यही हमारा आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर होना था, दैट इज कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन वेपर फेज एंड इन लिक्विड फेज। तो इसके बीच में आपको ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता हुआ नजर आ गया कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट छोटा सा एक आपको डेरिवेशन होता हुआ नजर आएगा।
यहाँ तक सही है। तो ये एक मेरा छोटा सा समराइज जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको छोड़ दिया था, मुझे एग्जैक्टली उसी में करवाना चाहिए था, ड्यू टू सम रीजन मैंने नहीं करवा पाया। तो आज मैंने थ्योरी का पार्ट आपको, कभी भी लिक्विड सॉल्यूशन रहता है तो उसमें टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, उसके बाद अगर आपको वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़े तो उसके लिए हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको हमने यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग ने कैसे यहाँ पे बनाना शुरू किया। तो इसको एक बार देखिए, इसको एक बार ऑब्जर्व कीजिए, इसका एक बार प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब भी मिलेंगे तो इस पे हम लोग बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे कोई भी एग्जाम के, तो आपको करीब 5 से 10 क्वेश्चन आपको जरूर इस पे आए हुए अभी तक दिखेंगे। तो अगेन आपका इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बोर्ड एग्जाम ले लो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, तो आप इसको एक बार प्रॉपर्ली तैयार कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जब भी मिलेंगे हम लोग असाइनमेंट के साथ मिलेंगे, और इस टॉपिक पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे 4-5 क्वेश्चन को हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करेंगे। बाकी इसके आगे हम लोग देखना अगले टर्न पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।